हम लोगों ने चाहा कि जनजाति दर्जे के लिए जो मानक है वो क्या होते हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट है। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, 10/12/2025 का है, और ये राज्यसभा के भीतर 10 दिसंबर 2025 को आंतरिक प्रश्न पूछा गया था एक सांसद के द्वारा, और जो मंत्री जी हैं इसके, उनका जो जवाब आया था, उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया कि जनजाति के लिए क्या मानक है। राज्यसभा में आंतरिक प्रश्न का उत्तर देते हुए जो केंद्रीय जनजातीय मामले के राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी ने बताया कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं। सबसे पहला मानदंड उन्होंने बताया कि यहाँ पर आदिम जो लक्षणों के संकेत होने चाहिए। आदिम लक्षणों के संकेत मीन्स यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़वाल हो या कुमाऊं हो या जौनसार हो, यहाँ पर आदिम लक्षणों के जो संकेत है वो इस बात से लगाए जा सकते हैं कि आज भी हम प्रकृति पूजक हैं, आज भी हमारे यहाँ देवी देवताओं के रूप में मनुष्य पर देवी देवता अवतरित होते हैं और हम उस चीज़ को मानते हैं। ये आदिम लक्षणों के इस प्रकार के कई संकेत हैं, कई संकेत हैं। आज भी अगर कोई मसाण अगर हम पे लग जाएं तो हम डॉक्टर पे नहीं जाते, हम उस मसाण को ही पूछते हैं, और वो ठीक भी तभी होता है। ये आदिम लक्षणों के जो संकेत है ये हमारे लोगों के अंदर हैं। ये कुमाऊं से लेकर, गढ़वाल से लेकर, जौनसार से लेकर रवाई और जौनपुर तक ये तमाम क्षेत्रों में है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये बताया गया कि जनजातीय लागू होने के लिए, 5th शेड्यूल लागू होने के लिए पहला क्राइटेरिया है आदिम लक्षणों के संकेत जो हमारे लोगों के अंदर हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र गढ़वाल का हो या कुमाऊं का हो या इधर जौनसार, जौनपुर या रवाई का हो, ये आदिम लक्षणों के संकेत तमाम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 1 जो इन्होंने बिंदु बताया उसको हम फुलफिल करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि दूसरा क्या मानक है। दूसरा मानक बताया गया कि विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। अब आप बताइए, कुमाऊं की बात कर लीजिए, गढ़वाल की बात कर लीजिए, जौनसार की बात कर लीजिए, रवाई जौनपुर की बात कर लीजिए, हमारे सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उसका संरक्षण भी किया जा रहा है। ये जो दूसरा मानक है, इस दूसरे मानक को हम पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। तीसरी जो बात बताई गई कि जनजातीय होने के लिए या 5th शेड्यूल में आने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तीसरी जो बात बताई गई, तीसरी बात बताई गई कि भौगोलिक अलगाव, मतलब ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसकी बात ये कह रहा है। तो निश्चित है आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, वो कुमाऊं का हिस्सा हो, गढ़वाल का हिस्सा हो, जौनसार जौनपुर का हिस्सा हो, भौगोलिक अलगाव है, तब से था और अभी भी है। और इस भौगोलिक अलगाव के कारण वहाँ पर डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, उस भौगोलिक अलगाव के कारण शिक्षक पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता है। ये भौगोलिक अलगाव है। मीन्स कि हम इस तीसरे क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। जो जनजाति दर्जा दिलाने के जो मानक हैं, हम इस तीसरे को भी फुलफिल करते हैं। चौथा बताया गया है पिछड़ापन। पिछड़ापन है हमारे यहाँ, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन। राजनीतिक पिछड़ापन इतने है कि आज़ादी के बाद से जहाँ जहाँ जो रेगुलेशन एरिया थे, जिन क्षेत्रों को उस दौरान उसमें रखा गया था, या शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में उन क्षेत्रों को जिसमें रखा गया था, उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में आज जनजाति का दर्जा प्राप्त है, उन्हें 5वीं अनुसूची का लाभ मिल रहा है। पर हम राजनीतिक पिछड़ापन हमारा इतना है कि आज़ादी के बाद से या उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक हमारे राजनेता इसकी बात नहीं कर पाए, हमारी सरकारें इस पर मनन नहीं कर पाई, इसलिए राजनीतिक पिछड़ापन तो बहुत ज़्यादा है। सामाजिक पिछड़ापन आप हर बार देख रहे हैं कितना है, आर्थिक पिछड़ापन भी है। तमाम क्राइटेरिया मैं अगर बता दूं, इसलिए हम इस चौथे जो क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। पांचवा बताया गया कि आम समुदाय से संपर्क में संकोच, ये पांचवा क्राइटेरिया बताया गया है, आम समुदाय से संपर्क में संकोच। और ये है, इस बात को हम इसलिए भली भांति जानते हैं कि हम वो लोग हैं जो 12वीं तक कक्षा में गांव सामाजिक परिवेश में रहकर वहाँ से पढ़कर आए हैं।
हम जब खुद देहरादून आए और देहरादून में कोचिंगों में, लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते थे, जब हम कोचिंग जाते थे, ये मैं अपने पे इस बात को लागू करता हूँ, तो निश्चित तौर पर जो शहरी क्षेत्र में जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन मिली, पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को उस तरीके से नहीं मिल पाती है, उनमें और हम में ज़मीन आसमान का अंतर था। हम क्लास में उनके पास बैठने से संकोच करते थे। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा, इसका अगर सटीक उदाहरण मैं बताऊं, दूसरा उदाहरण यह है कि हम कोई भी गांव से अगर शहरों की तरफ प्रवास करते हैं या दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने व्यक्ति को ढूंढते हैं। हम सबसे पहले छोटे छोटे NGO टाइप का या ऐसी समितियां गठित करते हैं जिसमें अपने गढ़वाल के नाम से, कुमाऊं के नाम से, जौनसार के नाम से, और देश के विभिन्न राज्यों में है। वो इसलिए की जाती है कि हम दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं, हम उसमें संकोच करते हैं। ये जो पांचों जो लक्षण बताए गए हैं, जनजाति दर्जे के जो मानक बताए गए कि उन लोगों को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा जहां पर ये पांचों लक्षण मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर इन पांचों जो मानक है, इन मानकों को हम पूर्ण करते हैं, इन मानकों को फुलफिल हम करते हैं, तो बावजूद इसके भी हमें गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र को जो नॉन रेगुलेटेड एरिया में 1815 से 1874 तक थे, उसके बाद शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 से और आज़ादी के पूर्व तक लगभग ये एरिया उसमें थे। जो देश के, मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्र इन दोनों कानून के अंतर्गत औपनिवेशिक काल में थे, उन्हें आज जनजातीय दर्जा मिला हुआ है। उन्हें आज वहाँ पर 5वीं अनुसूची भी मिली हुई है, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर राज्य को 6ठी अनुसूची मिली हुई है। अब ये इतने बड़ा गंभीर विषय था, हमारे सरकारों ने, हमारे नेताओं ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे विकास के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई से लेकर यहाँ के संसाधनों पर जो हो रही लूट है उसके लिए।